हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मेरे भाई ध्यान से सुनना, चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच किस मत समझ लेना मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले यार समझेंगे कि रिवॉल्यूशन होता क्या है। रिवॉल्यूशन का मतलब अगर छोटा सा बताऊं वैसे लड़ाई झगड़ा क्रांति। अब क्यों? A forcible overthrow of a government or social order in favor of a new system। मतलब यहां पे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपके काम आएगा। मतलब जब लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाएं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, सरकार से, किसी राजा से, कि लोग विद्रोह पे उतर आए तो उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन। जैसा कि यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, लोग सारे देख रहे हो इकट्ठा हो चुके हैं और इस मोटे से आदमी की गर्दन ही उखाड़ ली इन्होंने। चलो ये देखो, कुछ मैंने फोटोज यहाँ पे डाले हुए हैं आपके लिए, ये सब रिवॉल्यूशन के पार्ट्स हैं, ठीक है। अब ये जो रिवॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 पेरिस में, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये देखो, अब उस दिन हुआ क्या? उस दिन लगभग भाई साहब 7,000 लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। और कहाँ इकट्ठा हो गए लड़ने के लिए? दे वर ट्रबल्ड बाय द किंग। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया ना कि रिवॉल्यूशन क्या है, कि जब आदमी परेशान हो जाए भाई साहब, तो ये जो लोग थे ये बड़े परेशान थे राजा से। किंग हैड नॉट अटेंशन ऑन पीपल बट ओनली ऑन हिज क्वीन। और राजा भाई साहब अपनी मौज मस्ती में रहते थे, अपनी रानी में रहते थे, चूमा चाटी और ये सब। नई नई शादी हुई थी, देख रहे हो, ओए होए होए बेटे। दैट डे, उस दिन, यानी कि 14 जुलाई 1789, 17 पीपल विद गन एंटर्ड इन बैस्टिल। और उस दिन लोग 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल में आके कलेक्ट हो गए। अब तुम पूछोगे सर ये बैस्टिल क्या है? बैस्टिल है जेल का नाम। देख रहे हो गन वाले लोग, और ये जेल के पास ये खड़े हो गए, ठीक है। ऑल पीपल यूज टू हेट दैट जेल। सारे लोग मतलब उस जेल से नफरत करते थे। क्यों? बिकॉज दैट जेल शोड द पावर ऑफ द किंग। क्योंकि वो जो जेल थी वो राजा की पावर दिखाता था। कैसे? एंग्री पीपल किल्ड द कमांडर ऑफ जेल एंड रिलीज्ड ऑल द प्रिजनर्स। और उस दिन जब 7,000 लोग इकट्ठा हुए बंदूक वगैरह लेके, उन्होंने जो जेल का कमांडर था उसे मार दिया, और जितने भी लोग जो बंद थे जेल के अंदर उन्हें सबको रिहा कर दिया, रिलीज कर दिया। इट वॉज ए मेमोरेबल डे इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और पूरे देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मतलब है फ्रांस। जैसे इंडिया के अंदर कोई चीज़ हो रही है या इंडिया के प्लेयर को हम बोलेंगे इंडियन प्लेयर, ऐसे फ्रांस के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुई उसे हम बोल रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ, ऐसा हुआ क्या कि लोग इतना परेशान थे, क्यों फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई? तो उसका कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। तो अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। व्हाट वर द रीजंस दैट ऑन 14 जुलाई 1789, क्या ऐसे कारण थे कि 14 जुलाई 1789 को लोग इतना ज़्यादा आग बबूला हो गए, इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ, और ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए, तो इसके लिए हम चलेंगे फ्लैशबैक में। अब भाई साहब इस चीज के पीछे जो आदमी था, जो वहां का राजा था, द मैन बिहाइंड द रीजन ऑफ पीपल्स एंगर वॉज लुइस 16। यार वैसे इन लोगों को ना नाम रखने नहीं आते कसम से। देख रहे हो लुइस जैसे मेरा नाम इंग्लिश बाबा है तो मेरा बेटा होगा इंग्लिश बाबा 1, इंग्लिश बाबा 2, इंग्लिश बाबा 3। वाह, ये सही है इनका सिस्टम। तो द मैन बिहाइंड द रीजन ऑफ दिस एंगर कौन था? ये जो राजा था। देख रहे हो इसकी शक्ल, ओए होए गे लग रहा है मुझे तो देखते ही। चलो यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और इसका हेयर स्टाइल देख लो, और आजकल के लड़कों का हेयर स्टाइल कैसा होता है? ऐसा लड़कों का आजकल ऐसा हेयर स्टाइल है। चलो यार हमें क्या। लुइस 16 बिलोंग टू बर्बन फैमिली। जो लुइस 16 था वो बर्बन फैमिली को बिलोंग करता। बर्बन से अब तुम बर्बन बिस्किट मत समझ लेना। बर्बन एक डायनेस्टी थी, मतलब एक राजा के बाद दूसरा राजा उसी डायनेस्टी से। तो ये बर्बन फैमिली या बर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करता था। लुइस 16 वॉज मेड किंग ऑफ फ्रांस। लुइस 16 को राजा बना दिया गया। कहाँ का? फ्रांस का। ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 20। और 20 साल की उम्र में लौंडे की शादी हो गई। भाई सब जवानी का जोश मार रहा था। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया, जिसका नाम मारिया था, उसकी शादी हो गई प्रिंस के साथ, इसके साथ, और वो उसकी क्वीन बन गई। और इसने गाना गाया होगा, बन जा तू मेरी रानी तैनू महल दवा दूंगा। चलो हमें क्या, महल दवा दूंगा। एट द टाइम ऑफ लुइस 16 गवर्नमेंट किंग्स होल मनी ऑलमोस्ट फिनिश्ड। अब देखो सीरियस एक एक चीज समझते रहना, वो रिवॉल्यूशन क्यों हुई थी? जब लुइस 16 का टाइम चल रहा था तो सरकार के पास, यहाँ सरकार से मतलब है राजा के पास, क्योंकि उसी राजा की सरकार थी, पूरा पैसा लगभग खत्म हो गया। क्यों?
अब क्वेश्चन आता है भैया क्यों ख़त्म हो गया, और ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, और बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर तुमने नहीं पढ़ा ध्यान से तो तुम्हारे पापा जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं एग्ज़ाम से पहले पटक पटक के मारेंगे। मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो ये देख लो, तुम और तुम्हारे पापा एग्ज़ाम से पहले और तुम्हारा रिज़ल्ट आने के बाद तुम और तुम्हारे पापा, तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। तो बेटे इन रीजंस को समझ लेना क्या क्या कारण थे। नंबर 1, फ्रांस लव्ड फाइट्स। फ्रांस को ना फाइट्स करना बहुत पसंद था, मतलब लड़ाई, वॉर वगैरह। द वॉर वेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ फॉर टाइम। और ये जो लड़ाइयाँ चलती रहती थी, युद्ध जो चलते रहते थे, बड़े लंबे समय के लिए चलते थे। लॉट्स ऑफ मनी इज स्पेंड ड्यूरिंग वॉर्स। और तुम्हें पता ही है जब भी लड़ाई झगड़ा होगा तो भाई साहब उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। यहाँ मैंने वॉर दिखाया हुआ है। सेकेंड रीज़न क्या था? मेंटेनेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्सलीज। वर्सलीज में राजा का एक पैलेस था। अब हो सकता है भाई साहब राजा रखता हो भाई साहब सुंदर सुंदर लड़कियां वहाँ पे, तो उस पैलेस के रख रखाव में वहाँ का अच्छा पेंट है, अच्छा फर्श है, अच्छा ये है, अच्छा वो है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे। आप चाहो तो इन सारे पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको नोट्स बनाने में काम आए। नंबर 3, ब्रिटेन वॉज फ्रांस एनिमी। जो ब्रिटेन था वो फ्रांस का दुश्मन था। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अमेरिकाज 13 कॉलोनीज वर अंडर ऑफ ब्रिटेन। अब समझना, फ्रांस और ब्रिटेन दुश्मन थे, और ब्रिटेन ने क्या किया हुआ था, अमेरिका की 13 जो कॉलोनीज थी उन्हें अपने अंडर में लिया हुआ था। तो लुईस 16 ने क्या किया, वो जो 13 की 13 कॉलोनीज थी वो रिलीज करवा दी। किससे? ब्रिटेन से। समझ में आया? अब जब रिलीज करवा दी कोई चीज़ तो इसका मतलब कोई प्यार से तो कोई देगा नहीं, ठीक है। तो लड़ाई हुई होगी, बहुत सारे लड़ाई हो गई, और जब ये सारे काम हुए, वॉर हुए, तब भी बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, ठीक है। तीसरा रीज़न। चौथा रीज़न क्या था? बिकॉज ऑफ ऑल दिस फ्रांस वॉज इन डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है कर्जे में आ जाना। अब भाई साहब पैसा इतना खर्च हो रहा है, इतने युद्ध हो रहे हैं, खर्चे पे खर्चा, और अपने पैलेस का और महारानी का रख रखाव और सब में इतना कि मतलब वो कर्जे में डूब गए। एट दैट टाइम करेंसी ऑफ फ्रांस वॉज लियोर। उस टाइम पे जो फ्रांस की करेंसी थी वो लियोर थी, ठीक है। ये दिखा रखी है मैंने, ये करेंसी है फ्रांस की। आफ्टर 1794 दिस करेंसी वॉज बैंड। और 1794 के बाद ये वाली करेंसी क्या होगी भाई साहब? बैन हो गई। फ्रांस वॉज इन डेप्ट ऑफ ऑलमोस्ट 2 बिलियन लियोर। और उस टाइम पे फ्रांस की गवर्नमेंट यानी ये जो राजा था लुईस 16, इस पे 2 बिलियन लियोर का कर्जा चढ़ गया था। जाहिर सी बात है कर्जा तो तभी चढ़ेगा ना जब हमने किसी से उधार लिया होगा। तो मतलब सरकार ने यानी कि राजा ने बहुत सारे लोगों से, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी से पैसा उधार लिया हुआ था उन वॉर्स के लिए। द पार्टीज हु गिव मनी टू गवर्नमेंट यूज्ड टू कलेक्ट 10% इंटरेस्ट। मतलब वो सभी पार्टीज जिन्होंने पैसा दिया हुआ था 10% इंटरेस्ट लेते थे। एज अ रिजल्ट अ बिग अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट बजट वॉज गिवन टू पे इंटरेस्ट। और इसकी वजह से जो सरकार का जो बहुत सारा धन था वो केवल इंटरेस्ट को यानी ब्याज को देने में चला जाता था। इसके अलावा कुछ अदर एक्सपेंडिचर्स भी होते थे, जैसे भाई राज महाराजा में होंगे तो भाई वहाँ के पोस्ट ऑफिस भी होंगे, यूनिवर्सिटी भी होगी, और जो लोग काम करते होंगे उनकी सैलरीज वगैरह भी होंगी। तो ये वाले 5 रीजंस थे जिनकी वजह से वो इतना कंगाल हो गया, और ये वो हुई, क्या नाम है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब हम पढ़ने वाले हैं सोसाइटी ऑफ फ्रांस। जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो किस तरह से लोगों में बटी हुई थी। ये बटी हुई थी 3 स्टेट में। नंबर 1 द फर्स्ट स्टेट, नंबर 2 द सेकेंड स्टेट, और नंबर 3 द थर्ड स्टेट। बच्चा कहेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश बाबा, ढंग से समझाओ। देखो सबसे पहले हम समझेंगे फर्स्ट स्टेट में कौन से लोग आते थे। फर्स्ट स्टेट में वो लोग आते थे जो चर्च में काम करते थे, जैसे कि ये भाई साहब दिखाई दे रहे होंगे, गॉड ब्लेस यू माई सन। यानी कि चर्च के जो पोप वगैरह होते थे, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में पुजारी वगैरह होते हैं, तो चर्च में जो काम करने वाले लोग आते थे वो फर्स्ट स्टेट में आते थे, ठीक है। सेकंड स्टेट में कौन आते थे? सेकंड स्टेट में आते थे राजा, महाराजा, रानी, और इनके जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, फर्स्ट स्टेट वालों को कहते थे क्लर्जी, सेकंड स्टेट वालों को कहते थे नोबल्टी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेट में कौन आते थे? कॉमन पीपल। हो सकता है वो थोड़े रिच भी हों, बिजनेसमैन हो, मर्चेंट हो, वैसे ज़्यादातर उसमें गरीब आदमी आते थे जो कि थर्ड स्टेट में आते थे। समझ में आ गया? फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी यानी कि जो चर्च से रिलेटेड लोग हैं, नोबेल्टी यानी राजा महाराजा और उनकी जो टीम है, और तीसरा बिल्कुल जो कॉमन पर्सन है, बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स हैं, ये लोग आते थे।
अब दिक्कत क्या थी वहाँ पे फ्रांस में, 90% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज ऑफ फार्मर्स एट दैट टाइम, लगभग 90% लोग किसान थे, बट द वेरी फ्यू फार्मर्स हैड देयर ओन लैंड, लेकिन बहुत कम ऐसे फार्मर्स थे जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन थी। तो वो फार्मर क्या किया करते थे, 60% ऑफ द लैंड वॉज ऑक्यूपाइड बाई चर्च, नोबल्स एंड रिच पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट। जो 60% ज़मीन थी वहाँ की, उसे वो किसके पास थी, या तो चर्च लोगों के पास थी, चर्च के पास थी, नोबल्स या मतलब राजा महाराजाओं और उनके मंत्रियों के पास थी, या फिर थर्ड स्टेट के जो मैंने बताया ना, जो थोड़े रिच लोग थे उनके पास थी। क्लर्जी एंड नोबिलिटी हैड फ्यू प्रिविलेजेस। अब जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे, बताओ फर्स्ट स्टेट में कौन आता है, क्लर्जी है ना, जो चर्च से रिलेटेड होते हैं, और सेकंड स्टेट में कौन आता है, राजा महाराजा और उनके मंत्री। तो क्लर्जी लोग जो होते थे और नोबिलिटी जो होते थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे, उन्हें कुछ प्रिविलेज मिले हुए थे, उन्हें कुछ फ़ायदे मिले हुए थे। क्या थे वो फ़ायदे, जैसे दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उन पर टैक्स नहीं लगता था। देख रहे हो भाई साहब, एक तो आदमी पहले से ही अमीर, उनके पास सारी ज़मीनें, उनके पास सारी जायदाद, और उन्हीं पर टैक्स नहीं लग रहा। भाई साहब क्या बात है। क्लर्जी एंड नोबिलिटी हैड अदर प्रिविलेजेस टू, और जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे, इन्हें और भी कुछ फ़ायदे मिले हुए थे। क्या थे, टू गेट वर्क डन फ्रॉम थर्ड स्टेट पीपल, इन लोगों, ये लोग जब मन करता था तो थर्ड स्टेट के लोगों से ये काम करवाते थे। ठीक है, थर्ड स्टेट्स हैड टू पे मैनी टैक्सेस, और वहीं पे अगर मैं बात करूं थर्ड स्टेट के लोगों की, तो ये बेचारे लोग, एक तो बेचारे वैसे ही गरीब थे, ज़मीन इनके पास थी नहीं, जायदाद इनके पास थी नहीं, ऊपर से इन पर 50 तरह के टैक्स और लगा रखे थे। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि वो जो रिवॉल्यूशन हुई, वो जो क्रांति हुई, लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो किस बात का था। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इवन चर्च ऑल्सो यूज टू गेट टैक्स फ्रॉम थर्ड स्टेट, जिसे बोलते थे हम टाइथ। जो चर्च होता था वो भी लोगों से, थर्ड स्टेट के लोगों से, गरीब लोगों से टैक्स लिया करता था, और जिसे टाइथ बोलते थे। 10% ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस वॉज गिवन टू चर्च, और इसमें क्या होता था, जैसे कोई किसान है जो कि थर्ड स्टेट में आता है, मान के चलो उसकी जितनी भी फसल प्रोड्यूस हुई उसका 10% हिस्सा वो एज अ टैक्स चर्च को देगा। और देखो मैंने एक डायग्राम दिखा रखा है बड़ा सुंदर सा, चर्च इससे मांग रहा है, उसने उसकी जेब में हाथ डाल लिया लड़की की, और क्या पता लड़की की जेब फट रही हो तो भगवान जाने क्या से क्या हो जाए, चलो मुझे क्या है। और अगर चेकिंग से याद आया भाई साहब, बिहार बोर्ड में ऐसे चेकिंग होती है, देख रहे हो, ओए होए देख रहे हो हाथ। मैंने ये तो सुना था कानून के हाथ लंबे होते हैं, पर कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं चेकिंग के लिए, ये अभी देखा। चलो यार, हमें क्या। दे हैड वन मोर डायरेक्ट टैक्स नेम टाइल, इन्हें ना एक और टैक्स देना पड़ता था। किनको, देखो थर्ड स्टेट वालों को एक टैक्स तो देना पड़ गया चर्च को, और एक डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था टाइल, एंड मैनी अदर टैक्सेस, इसके अलावा भी और तरह के टैक्स देते थे। फ्रांस पॉपुलेशन वॉज 23 मिलियन, यानी कि 2.3 करोड़ थी लगभग 1715 में, और जो कि 1789 में हो गई 28 मिलियन। अब भाई साहब जब काम धंधा नहीं होगा तो खाली पड़े पड़े लोग प्यार में गलतियां कर बैठते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। विद ग्रोइंग पॉपुलेशन डिमांड ऑफ फूड ऑल्सो इंक्रीज, अब जाहिर सी बात है भाई साहब, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, बट क्रॉप प्रोडक्शन वाज नॉट दैट फास्टर। अब लोग जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन था वो इतनी तेज़ नहीं था। इन्फ्लेशन इंक्रीज, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, बट द लेबर इनकम वाज स्टिल सेम। अब महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन जो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं वो बेचारे, उनकी जो कमाई है वो उतनी है, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो गरीब आदमी था वो और गरीब हो गया, और अमीर आदमी और अमीर हो गया। देखो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, ये ढूंढ रहा है, इसकी तोंद के नीचे दबा हुआ है गरीब आदमी, और ये ढूंढ रहा गरीब है कहाँ। अब आपको पता ही है कि प्रॉब्लम्स कभी अकेले तो आती नहीं है। कंडीशंस बिकेम इवन वर्स व्हेन होल क्रॉप गॉट ruined ड्यू टू ड्रॉट। अब भाई साहब सूखा पड़ गया, एक तो किसान आदमी वैसे ही परेशान था, और अब सूखे की वजह से जो बेचारा फसल उगाता था वो भी उसकी पूरी खराब हो गई। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस व्हेन आवर बेसिक नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड। अब देखो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस, क्या होते हैं। सबसिस्टेंस क्राइसिस होते हैं जब किसी इंसान की बेसिक नीड क्या है। अब बेसिक नीड क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। यहाँ पे ये नहीं है कि आईफोन होना चाहिए, एप्पल का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बेसिक जो नीड्स हैं। तो उन खाने के लिए भी अगर नहीं मिल रहा तो ये होगा सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गए। अब क्या हुआ, नाउ पीपल वर दिस मच ट्रबल दैट पीपल प्रोटेस्टेड ऑन 14 जुलाई 1789।
अब लोगों को भाई साहब गुस्सा आ गया, लोगों ने कहा साला इसकी माँ का ना की साका, इसे बताते हैं। 14 जुलाई 1789 को लोग कलेक्ट हो गए, क्योंकि आज देते हैं तुम्हें टैक्स सालो। इन फैक्ट इवन बिफोर दिस मैनी स्मॉल प्रोटेस्ट टुक प्लेस, हालांकि इससे पहले भी कई सारी प्रोटेस्ट हुई थी, लेकिन बट नन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्गर इनफ टू ब्रिंग अ बिग चेंज, लेकिन वो सारी मतलब कोई भी बड़ा चेंज नहीं लाए। और ये देख रहे हो भाई साहब, ओए होए होए गुस्से में लौंडे आज। सो वी रेड 2 मेन रीजंस फॉर दिस 14 जुलाई प्रोटेस्ट। तो बहुत बड़े रीजन जो इस प्रोटेस्ट के पीछे, ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ 14 जुलाई 79 को, 2 मेन रीजन निकल के आते हैं। नंबर 1 इंक्रीजिंग टैक्स, एक तो बढ़ता हुआ टैक्स जो थर्ड स्टेट पर लगाया जा रहा था, चर्च लगा रहा, राजा लगा रहा, और अलग अलग तरह के टैक्स लग रहे हैं। दूसरा, जब क्रॉप कम है, क्रॉप खराब हो गई, और जो फूड के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब महंगाई बढ़ती जा रही थी। तो ये जो 2 थे वो थे। अब भाई साहब ये जो रिवॉल्यूशन हुई, इसके पीछे फिलोसफर्स का बहुत बड़ा हाथ था। फिलोसफर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग यूनाइटेड एंड मोटिवेटेड फॉर दिस प्रोटेस्ट। तो 2 बहुत बड़े फिलोसफर्स थे, एक का नाम था जॉन लॉकी, ओए होए लॉकी, और दूसरे का नाम था जैन जैक्स रोसेयू। यार पता ना, अजीब से नाम है इनके भाई साहब, इनकी शक्ल देख लो, भूलना मत। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अपने आइडियाज़ दिए। दीज बोथ गेव आइडियाज़, क्या आइडियाज़ दिए? दैट देयर शुड बी अ सोसाइटी वेयर एवरीवन हैज़ फ्रीडम। इन दोनों ने अपने विचार रखे और इन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ पे हर किसी के पास फ्रीडम हो। बिल्कुल सही बात है यार, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके पास फ्रीडम हो। एंड ऑल द लॉस्ट मस्ट बी इक्वली इम्प्लीमेंटेड ऑन एवरीवन, और सारे जो नियम कानून बनाए जाएं वो सबके लिए बराबर हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, सबके लिए बराबर हो। जॉन लॉकी रॉट अ बुक नेम टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। वेयर ही स्पोक इल ऑफ मोनार्की सिस्टम, इल का मतलब है खराब। मोनार्की सिस्टम वो सिस्टम होता था जिसमें सारी पावर एक आदमी के हाथ में होती थी, राजा के हाथ में होती थी। उसने कह दिया यहाँ सड़क बनेगी तो बनेगी, उनने कह दिया फलानी लड़की मेरे कैबिन में भेजो तो भाई साहब जाओ, फिर कुछ नहीं होगा, नो इफ नो बट, ओनली मोनार्की सिस्टम। अब क्या हुआ, उसने उसके अंदर जो अपनी बुक लिखी उसके अंदर कई सारे फॉल्ट यानी कमियां गिना दी। किसमें? मोनार्की सिस्टम के अंदर। ये वाली बुक थी इसकी, दिख रही है? चलो, अब जो दूसरे फिलोसोफर थे जिनका नाम था जीन जैक्स रूसो, भगवान जाने क्या क्या नाम रखते हैं, उसने भी एक बुक लिख दी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम था इनकी बुक का? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। स्क्रीनशॉट लेके रख लेना यार। In the book he wrote that there must be a government leader who listen to common man problem। और इसने लिखा भाई साहब इस तरह की गवर्नमेंट बननी चाहिए, इस तरह का गवर्नमेंट लीडर होना चाहिए जो आम आदमी की दिक्कतों को सुने। फिर इनके बाद आए एक और फिलोसफर जिनका नाम था मोंटेस्क्यू। सजेस्टेड, उन्होंने क्या कहा कि जो गवर्नमेंट की जो 3 ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। पावर शुड बी डिवाइडेड अमंग दीज 3। उसने कहा कि सारी पावर मोनार्क यानी राजा के पास ना हो, पावर डिवाइडेड हो, जिससे अगर राजा भी कोई गलती करता है तो उसे कोई बता सके भाई तू गलत कर रहा है, और अगर गलत करेगा तो गलत की सजा तुझे मिलेगी। सो आइडियाज गिवन बाय दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड अमंग पीपल एट ऑल प्लेसेस। तो ये तीनों जो फिलोसफर्स थे जिन्होंने मतलब ये अपने अपने आइडियाज़ दिए, लोगों के अंदर ये ज्ञान भर दिया, हर चाय के नुक्कड़ पे, ठेके पे, दारू के ठेके पे, हर जगह इस तरह की बातें होने लगी कि भाई साहब अब तो कुछ करना पड़ेगा। चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, और मुझे ये बता देना आपको मेरा स्टाइल कैसा लगा। अगली वीडियो आप चाहते हो कि मैं इसी अंदाज में पढ़ाऊँ तो आपको हंसा हंसा के, या बिल्कुल सीरियस चाहते हो, ये मुझे ज़रूर बता देना। और हमसे जुड़ने के लिए मेरा नंबर लिख लो 8059041145 80 590 411 45। अगर आप हमारे इंग्लिश बाबा चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।